Hello students, I'm attending class on Google Meet, but it was creating a lot of problem. So I decided to make this video for you. Our topic was forces and laws of motion. Force and laws of motion. The first chapter of physics was motion. So now come to the second chapter of physics, forces and laws of motion. पहले तो हम फोर्सेस की बात करते हैं. As you know what is forces, you must already be familiar with forces. In daily life we use forces. When we push anything or pull anything, then we share that I am applying force on that thing. जब हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसमें फोर्स अप्लाई किया. तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पुश करने से अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं तो वो चीज आगे की डायरेक्शन में, या पुल करते हैं तो वो आपकी डायरेक्शन में आ जाती है, यानी हमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है. बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू सी द चेंज इन एनीथिंग व्हेन वी एक्सर्ट फोर्स. जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि उस चीज में हमको चेंज देखने को मिले. फॉर एग्जाम्पल, मैं इस दीवार को, इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, लेकिन देयर इज नो चेंज. इसमें कोई चेंज नहीं होता है. इसमें चेंज क्यों नहीं होता है? जैसे हमने इसमें चेंज किया, ऐसे फोर्स अप्लाई किया, तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कोई ऐसा फोर्स है, दीवार भी ये जो है वो भी हम पे एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करती है जो हमारे फोर्स को बैलेंस कर लेता है. इसका मतलब हमेशा याद रखो कि फोर्स हमेशा दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं बैलेंस्ड फोर्स, एक होते हैं नॉन बैलेंस्ड फोर्स. तो जो बैलेंस्ड फोर्स है, नहीं जिसका कोई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है मोस्टली, वो कैसा होता है? बैलेंस्ड फोर्स. जैसे हम खड़े हैं जमीन पे, हमारा जो वेट है वो नीचे को काम कर रहा है, और जो अर्थ की रिएक्शन है वो ऊपर को काम कर रही है, और दोनों फोर्स इस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं. तो दीज आर बैलेंस्ड फोर्स. ये इस तरीके से, तो दीज आर क्या? बैलेंस्ड फोर्स. ये बैलेंस्ड फोर्स है. जैसे हम इसको ऐसे पकड़ के इस तरीके से खींचे, तो जितना फोर्स इस डायरेक्शन में है उतना फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दीज आर द बैलेंस्ड फोर्स. लेकिन जब अनबैलेंस्ड फोर्स, हमेशा याद रखो, जो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं उनका जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है. अब अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फोर्स की, अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे होते हैं? कि जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते जाए, जैसे इस दीवार पे हम फोर्स लगाते जाए और उसकी रिएक्शन बढ़ती जाएगी, दीवार की रिएक्शन बढ़ती जाएगी, एक पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि ये दीवार फिर फोर्स को रिएक्शन नहीं दे पाएगी और दीवार में फिर डिस्प्लेस होना यानी मोशन होना स्टार्ट हो जाएगी. यानी कि कोई भी चीज जब मैक्सिमम रिएक्शन पे पहुंच जाती है उसके बाद उसमें मोशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमको उसकी पोजीशन में चेंज देखने को मिलता है. तो वो नॉन बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात फोर्स की करें तो फोर्स क्या? फोर्स इज अ पुश और पुल, दैट पुश और पुल which changes the position of anything or try to change the position. जो कि किसी चीज की पोजीशन में चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज करता है. ये तो बात होगी सिंपल फोर्सेस की. उसके बाद बैलेंस फोर्स. आपको मालूम है बैलेंस फोर्स यानी जिनका नेट फोर्स जीरो होता है वो बैलेंस फोर्स, और जो नॉन बैलेंस फोर्स है उनका जो नेट फोर्स है यानी जो उनका रिजल्टेंट फोर्स है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा. उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट, इस टॉपिक से जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन. वो क्या है? लॉज ऑफ मोशन. ये हमको वन बाय वन समझना है. इन्हीं से फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है. तो आपको बता दूं, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉज ऑफ मोशन है, और उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है वो हमको समझना है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये प्रैक्टिकली हमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. जब हम इसको पहली बार सुनते हैं तो हमको लगता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल, कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है. इसके लिए प्रैक्टिकल किया गया कि एक तरीके से ये कोई स्लैंट प्लेन है, ये कोई झुका हुआ प्लेन है, और जब इसमें कोई बाल यहां से छोड़ी जाती है तो वो यहां पे आती है और इस डायरेक्शन में आगे चली जाती है. उसके बाद मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये आगे चली गई. उसके बाद हमने इसकी स्लैंट को इस तरीके से बना दिया, तो हमने देखा कि बाल यहां तक आई, और जितनी मान लीजिए ये डिस्टेंस यहां से x है, तो इस x से
से कुछ कम डिस्टेंस पे यहां तक आई, यानी यहां से यहां और यहां से यहां तक बाल जो है ये इस डायरेक्शन में और यहां तक पहुंच गई बात। उसके बाद अगर हम इसकी जो स्लैंट है उसको और इंक्रीज कर दें तो हम देखेंगे कि पिछली बार वाल यहां तक आई थी, अब इस बार वाल यहीं तक आएगी। इस तरीके से अगर हम इसके स्लोप को और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से, तो हम देखेंगे कि ये वाल अब यहीं पर पहुंच रही है। तो सीधी सी बात यह है कि जब ये वाल यहां पे आती है उसके बाद यहां में ज्यादा दूरी तक पहुंची है, यहां कम दूरी तक पहुंची है और यहां उससे भी कम डिस्टेंस तक। अगर हम ये बिल्कुल ऐसा कर देंगे तो फिर ये बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो कि इसको आगे जाने से रोकता है, और वो फोर्स हम जानते हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स है, अर्थ की जो नीचे खींचने की पावर है वो। लेकिन अगर ये फोर्स नहीं होता तो क्या होता? अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो हम ये कहते कि जितनी डिस्टेंस से ये कवर करके यहां तक आई है उतनी ही डिस्टेंस तक ये आगे जाती है। ऐसे ही हम एक दूसरा सिंपल एग्जांपल हम अपना एक्सपीरियंस का बताएं कि जैसे मान लीजिए एक रफ प्लेन है, उस रफ प्लेन पे हम कोई बाल को स्लाइड करते हैं, कुछ दूर कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बाल वो स्टॉप हो जाती है। अब उसको हम अगर और ज्यादा रफ यानी कि और ज्यादा प्लेन जिसमें कम खुरदरापन हो, उसको जिसमें कम खुरदरापन हो उसमें उस पे अगर हम उसको मतलब बॉल को लुढ़काएंगे तो वो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगी। तो सीधी सी बात है कि जब हम किसी चीज को रोल करते हैं तो रोलिंग में जो फोर्स एक्सर्ट होता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं वो उसकी रफनेस की वजह से कम हो जाता है और यानी कि ज्यादा डिस्टेंस तक कवर करता है। लेकिन फ्रैक्शन फोर्स कभी जीरो नहीं होता। अगर हम ये इमेजिन कर लें कि फ्रैक्शन फोर्स जीरो हो जाता है, यानी कि जो जमीन है जिस पे बाल रोलिंग कर रही है, बाल की और उसका जो प्लेन है उसके बीच कोई फ्रैक्शन फोर्स अगर काम नहीं करता है तो वो बाल कभी रुकेगी नहीं, चलती चली जाएगी। लेकिन ये हमको थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पॉसिबल यही है कि जब भी हम किसी चीज को रोल करते हैं तो उसकी जो स्पीड है या आगे जाने की जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है कि प्लेन कैसा है। प्लेन का और बाल के बीच फ्रिक्शन फोर्स जितना कम होगा वो बाल उतनी ही दूर तक जाएगी। और अगर हम ये इमेजिन कर लें कि फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि वो बाल तो इसका मतलब यह है कि हम देखते हैं किसी चीज को हम मोशन में छोड़ देते हैं वो अपने आप रुक जाती है। तो वो रुकती इस वजह से है क्योंकि हमारे सराउंडिंग में या जहां भी हम मतलब हैं वहां हमको फ्रिक्शनल चीजें अपोज करने वाली चीजें मिलती हैं और वो उस चीज को रोक देती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि अगर ये फोर्सेस यहां प्रेजेंट ना हो, अपोजिंग फोर्सेस फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट ना हो, तो जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी और जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर आपसे कोई डायरेक्टली कहेगी हमें सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो तो सीधी सी बात है कि विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ फोर्स एनीथिंग विच इज इन द पोजिशन ऑफ मोशन और इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट, कोई भी चीज जो रेस्ट की पोजीशन में है, मोशन की पोजीशन में है, विल रिमेन इट्स पोजीशन द सेम। उसको अपनी पोजीशन को सेम रखेगी, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है कि जब तक हम किसी चीज पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, हम का मतलब किसी भी सोर्स से, तो जब तक किसी चीज पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा उसकी जो पोजीशन है, यानी चाहे वो पोजीशन ऑफ रेस्ट है और चाहे वो पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, यानी चाहे वो उसकी मोशन की पोजीशन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर स्पीड कम या ज्यादा हो रही है तो वहां फोर्स है। तो सीधी सी बात यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अगर हम कब शब्दों में कहें कि in absence of any external force, anything moving with uniform velocity
और इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट विल रिमेन इट्स पोजीशन द सेम, वो अपनी पोजीशन को सेम रखेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसी चीज को अगर हम किसी चीज में अगर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो जिस पोजीशन में है, अगर यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन की ही पोजीशन में रहेगी, और अगर पोजीशन ऑफ रेस्ट में है तो पोजीशन ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद आपका अगला टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। इनर्शिया या मास क्या है? आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि मान लीजिए कोई मेटेलिक बॉडी रखा हुआ है, उस मेटेलिक बॉडी को जब आप पुश करेंगे, जब आप बहुत धीरे से पुश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मोशन स्टार्ट नहीं होगी, इट विल नॉट स्टार्ट टू मूव, उसमें मोशन स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जब आप ज्यादा पुश करेंगे तो उसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब आपने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया तो उसने अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट में चेंज होने का, क्योंकि पहले वो पोजीशन ऑफ रेस्ट पोजीशन में थी, अब आपने उसको धक्का लगाया तो वो मोशन में हो गई, वो चलना शुरू हो गई। लेकिन जब आपने थोड़ा सा धक्का लगाया तो उसने मतलब मोशन स्टार्ट शुरू नहीं किया, उसने मतलब चलना शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि उसने अपोज किया अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट से पोजीशन ऑफ मोशन में आने का। आपने पुश किया उसको, पोजीशन ऑफ मोशन में हो गई वो, लेकिन उसने अपोज किया। ऐसे ही कोई चीज अगर बहुत सी बड़ी चीज आपकी तरफ लड़ती आ रही है, मोशन करती हुई आ रही है, उसको रोकना चाहते हैं, आप उसको रोक के पोजीशन ऑफ रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आप उसको एक साथ रोकेंगे तो आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वो फोर्स से धीरे धीरे आप उसको रोक देंगे। तो यानी कि इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज अ वर्च्यू बाय विच एनीथिंग अपोजेस द चेंज इन पोजीशन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट और इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जो इनर्शिया है वो वर्च्यू है, वो खास बात है मेटेलिक बॉडीज की, जिसके अंडर या जिसके अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से या जिसकी वजह से कोई भी चीज जो मोशन में है वो उसको अगर रोकोगे तो रोकने का अपोज करेगी, यानी रोकना नहीं चाहेगी, और अगर वो रुकी हुई है तो वो चलना नहीं चाहेगी। वो वजह है इनर्शिया। तो इनर्शिया इज द virtue of metallic bodies by which it opposes the change in its position of uniform motion और in position of rest। वो अपनी रेस्ट पोजीशन का या मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन का अपोज करती है, उस अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करती है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे ये दीवार है, हम इसको धक्का दे रहे हैं लेकिन ये नहीं हट रही है। क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि ये अपनी पोजीशन इसकी क्या है? रेस्ट में है। ये अपने रेस्ट से जब हम इसको मोशन में लाना चाहते हैं लेकिन ये नहीं लाती। क्यों? क्योंकि ये अपोज कर रही है। तो इसकी जो खास बात है कि ये अपोज करती है, मोशन इसमें स्टार्ट नहीं हुई, हमने इसको पुश किया, इसने उसका अपोज किया। दिस अपोजिशन, दिस वर्च्यू इज कॉल्ड इनर्शिया। इसको हम इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया को हम मेजर कैसे करते हैं? तो इसको हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जो चीज में जिसमें मास ज्यादा होता है, जो ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा भारी होता है, वो ज्यादा अपोज करता है, और जो हल्की है जैसे ये डस्टर है, इसमें हमने ये मार्कर है, इसमें हमने थोड़ा सा पुश किया ऐसे इस तरीके से, तो इसमें मोशन स्टार्ट हो गई है, यहां से वहां पहुंच गई। लेकिन हम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसमें मोशन स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। तो सीधी सी बात है कि इनर्शिया के लिए जो सुइटेबल मेजरमेंट है वो है उसका मास। जिसका मास जितना ज्यादा है उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा है। तो इनर्शिया इज क्लियर एंड मास इज व्हाट? मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मास जो है वो इनर्शिया का मेजरमेंट है। तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, इनर्शिया और मास हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है?
तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है, अभी ये वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है तो उसका थोड़ा स्टेटमेंट ही बता देते हैं कि जो एक्सर्टेड फोर्स है, जो हम किसी चीज पे एक्सर्टेड फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यस, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज दिस, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब ये मोमेंटम क्या होता है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है, आप नेक्स्ट वीडियो में देखें। ओके।